हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ेंगे हमारा लेसन जिसका नाम है मनोरोग चिकित्सा। मनोवैज्ञानिक हमेशा से ही मनोरोगों से संबंधित समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। इस लेसन में हम जानेंगे कि किस तरह से मनोरोगों से निजात पाई जा सकती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने असामान्य व्यवहार के कारणों को समझाने और उनके समाधान के उच्चतम समाधान खोजने का प्रयास किया है। मनोवैज्ञानिक ये चाहते हैं कि मनोविकार जो भी हैं किसी भी व्यक्ति में के मन में, तो उसका किस तरह से समाधान खोजा जा सके। तो ऐसे 4 प्रमुख प्रतिमान हैं जो कि मनोवैज्ञानिक विकारों और उनकी चिकित्सा से संबंधित है। 4 प्रतिमान हम जिसका पूरे लेसन में अध्ययन करेंगे, जिसके द्वारा मनोविकार और उसकी समस्याओं का समाधान खोजा जाता है। इन्हें कहते हैं, नाम याद रखेंगे, चिकित्सीय, मनोगतिक, व्यवहार परक और मानवीय। ये 4 तरह से हैं। अब इन चारों को हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले है चिकित्सकीय प्रतिमान। इसमें क्या होता है? चिकित्सकीय प्रतिमान के अनुसार असामान्यता शारीरिक कारणों से घटित होती है। हम चिकित्सा के लिए जाते हैं तो उसका इलाज संभव है किसके द्वारा? दवाओं के द्वारा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर है कि चिकित्सकीय प्रतिमानों के अनुसार कि हम ये किसकी वजह से होती है? शारीरिक कारणों से, और इसका इलाज हम दवाओं के द्वारा कर सकते हैं। दवाओं के द्वारा इसका इलाज पॉसिबल है, ये यहाँ पर माना जाता है। उपागम आनुवंशिक और तंत्रिका संप्रवाहकों के असंतुलन की भूमिका की जांच करता है। ये जो चिकित्सकीय उपागम है, इसमें क्या होता है, जो आनुवंशिक रूप से यदि कोई मनोविकार है या तंत्र इम्बैलेंस हो गया है जिसकी वजह से कोई मनोविकार है, तो उसकी यहाँ पर ये जांच की जाती है। चिकित्सकीय प्रतिमान में प्रयोग किए जाने वाले चिकित्सात्मक उपागमों को दैहिक चिकित्सा भी कहा जाता है, क्योंकि ये शारीरिक कारणों की वजह से होती है और इसके उपाय भी उसी प्रकार से अपनाए जाते हैं, इसीलिए इसे दैहिक चिकित्सा भी कहा जाता है। आ रहा है बच्चों समझ में? जो 3 दैहिक चिकित्सा आजकल प्रयोग में लाई जाती हैं, जो चिकित्सकीय उपागम हैं जिसे दैहिक चिकित्सा भी कहते हैं, उसमें 3 उपागम काम में लिए जाते हैं। 3 जो हैं प्रक्रियाएं काम में ली जाती हैं, वो हैं रसो चिकित्सा, विद्युत सापेक्षी चिकित्सा जिसे इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी भी कहते हैं, जिसका शॉर्ट नाम है ईसीटी, और जो लास्ट है मनोशल्य चिकित्सा जिसे साइको सर्जरी भी कहते हैं। ये 3 उपागम जो हैं, जो यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, इन 3 उपागमों के द्वारा हम चिकित्सकीय उपागम जिसका हम बात कर रहे हैं, उसका इलाज हम यहाँ पर कर सकते हैं मनोविकार को दूर करने में। सबसे पहले है विद्युत सापेक्षी चिकित्सा, जिसके अंतर्गत मनोविकार से पीड़ित व्यक्ति के सिर में विद्युत आगम के द्वारा थोड़े समय के लिए विद्युत धारा प्रवाहित करना आता है। इसमें क्या किया जाता है, जो व्यक्ति है उसको विद्युत ताग्र के द्वारा उसको, मतलब हमने देखा भी होगा कभी मूवी में कि हम क्या करते हैं, शॉर्ट्स लगाते हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी के, तो वही यहाँ पर है कि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ताकि व्यक्ति के मनोविकारों को नियंत्रित किया जा सके। विद्युत सापेक्षी चिकित्सा का प्रयोग अवसाद में, दोहरा विकार जैसे उन्माद अवसाद है, और अनियंत्रित इच्छा के सम्मोही विकार की चिकित्सा के लिए किया जाता है। विद्युत सापेक्षीय जो उपागम है, ये चिकित्सा है, इसका प्रयोग हम कब करते हैं? जब व्यक्ति कौन से मनोविकार से पीड़ित है? अवसाद से, दोहरा विकार जिसमें उन्माद और अवसाद दोनों आते हैं, और अनियंत्रित इच्छा के सम्मोही। यदि व्यक्ति इन सब मनोविकार से पीड़ित है तो हम ये विद्युत सापेक्षीय चिकित्सा काम में लेते हैं, जिसमें व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। ठीक है। अगला है मनोशल्य चिकित्सा। इसमें मनोवैज्ञानिक कार्यशैली बदलने के लिए मस्तिष्क की शल्य क्रिया कराना आता है। जो मस्तिष्क है उसकी सर्जरी करवाई जाती है, शल्य क्रिया करवाई जाती है। सर्वसामान्य और प्रभावी दैहिक उपागम रसो चिकित्सा है, जिसमें पीड़ित व्यक्ति को दवाइयाँ देना आता है। जो मेन सर्वसामान्य है और यूजुअली काम में ली जाती है, वो है रसो चिकित्सा, जिसमें व्यक्ति को दवाइयाँ दी जाती हैं। आगे बच्चों समझ में? तो इस तरह से चिकित्सा के उपागम जो कि हम ये मानते हैं कि हमारे किससे रिलेटेड है? शरीर से रिलेटेड है, शारीरिक क्रियाओं से रिलेटेड है, उसमें ये 3 उपागम काम में लिए जाते हैं मनोविकार को दूर करने के लिए। इसके बाद है मनोगतिक चिकित्सा। जो दूसरा था वो है मनोगतिक चिकित्सा। सिगमंड फ्रायड का मनोगतिक प्रतिमान मनोवैज्ञानिक आंतरिक कारकों के कारण पैदा होने वाले मानसिक विकारों को देखता है, जो मूलतः बचपन के असमादृत चेतन द्वंद्व होते हैं।
जो सिगमंड फ्राइड है उनका ये मानना था कि जो मनोगतिक प्रतिमान हैं जो कि हमारे जो ब्रेन में होते हैं जिसे हम मनोविकार कहते हैं, कि मनोवैज्ञानिक आंतरिक कारकों के कारण पैदा होने वाले मानसिक, यदि हमारे मन में कोई बात चल रही है जिसकी वजह से हमें क्या हो रहा है, मानसिक विकार हो रहा है, तो इसका अध्ययन मनोगतिक चिकित्सा के अंतर्गत करते हैं। जो कि जैसे बचपन में हमारे सामने कुछ ऐसा द्वंद्व रह गया हो जिसका कोई समाधान नहीं हुआ हो, उसकी वजह से हमारा क्या हुआ है, मनोविकार हुआ है, तो वो यहाँ हम मनोगतिक चिकित्सा में देखते हैं। इस प्रतिमान में चिकित्सा को मनोविश्लेषण कहा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया ना कि हमारे साथ कुछ ऐसी घटना हुई हो बचपन में जो कि हम मनोविकार के रूप में हो गई हो, हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठ गई हो, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मनोगतिक चिकित्सा। और चूंकि इसमें मन का अध्ययन किया जाता है इसे इसलिए मनोविश्लेषण भी कहते हैं। मनोविश्लेषण का अंतिम लक्ष्य व्यक्तित्व में बड़ा परिवर्तन लाना है, जिससे लोग बिना रक्षा युक्तियां प्रयोग किए हुए समस्याओं का यथार्थ तरीके से हल निकालने में समर्थ हो। मनोविश्लेषण अर्थात मन का विश्लेषण करना और उसका उसी तरीके से इलाज करना। तो इसमें क्या होता है कि कोई बिना रक्षा युक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता है और मन को एकदम इजी वे में सॉल्व करने की कोशिश की जाती है ताकि जो भी मनोविकार हैं वो यथार्थ तरीके से दूर किए जा सकें। तो इसीलिए इसका अंतिम लक्ष्य है कि व्यक्तित्व में परिवर्तन लाना, जो कि हमारे अंदर विकार हैं उसको दूर करना, किसके द्वारा, हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन लाकर। अब है अगला व्यवहार परक प्रतिमान। नाम से समझ में आ रहा हो कि जो व्यवहार में यूज में लिया जा सके वो। व्यवहार परक प्रतिमान में विकारों को कुसंबंधित व्यवहार के रूप में देखा जाता है। इसमें देखा जाता है कि हमारा व्यवहार कैसा है, कुसंबंधित, हम कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे, जो समायोजन है वो नहीं हो पा रहा है। तो व्यवहार परक उपचार में क्लासिकी अनुकूलन सिद्धांत प्रयोग होता है। इसमें कौन सा सिद्धांत काम में लेते हैं हम, क्लासिकी अनुकूलन। जबकि व्यवहार परिवर्तन तकनीक क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर आधारित होती हैं। यहाँ पर याद ध्यान रखना होगा कि उपचार जो है उसमें हम क्लासिकी अनुकूलन सिद्धांत प्रयोग करते हैं, लेकिन जो व्यवहार को परिवर्तन करने की जो तकनीक है वो किस पर आधारित होती है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर। व्यवहार परक उपचार में माना जाता है कि अगर कुसमंजित व्यवहार क्लासिकी अनुकूलन द्वारा अर्जित किए जा सकते हैं तो उन्हें उसी सिद्धांत से मिटाया भी जा सकता है। हमने बताया ना कि क्लासिकी अनुकूलन सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका मानना है कि यदि कुसमंजित किससे हुए हैं, क्लासिकी अनुकूलन सिद्धांत, तो उस कुसमंजन को हटाएंगे भी किससे, क्लासिकी अनुकूलन सिद्धांत से। व्यवहार परक उपचार के 3 उपागम हैं। एक तो है अंतःस्फोटक चिकित्सा, एक फ्लडिंग और एक है व्यवस्थित निसंवेदीकरण। जो व्यवहार परक उपचार है जिसके अंतर्गत हम 3 पद्धतियाँ अपनाते हैं, एक तो अंतःस्फोटक चिकित्सा, फ्लडिंग और व्यवस्थित निसंवेदीकरण, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। सबसे पहले है अंतःस्फोटिक चिकित्सा। इसमें क्या होता है कि चिकित्सक सुरक्षित कक्ष में व्यक्ति के सामने बार बार भय उत्पन्न करने वाली वस्तु की मानसिक प्रतिमाएं प्रस्तुत करता है। देखो, व्यवहार परक का मानना ही यही है कि व्यवहार में उस चीज़ को लाया जाए और उसके द्वारा मनोविकार को दूर किया जाए। तो अंतःस्फोटक में क्या होगा कि जो पेशेंट है, जो रोगी है, उसको एक सुरक्षित कक्ष में ले जाया जाएगा और जो चीज़ उसके सामने भय उत्पन्न करती है वही चीज़ उसके सामने उसकी प्रतिमाएं प्रस्तुत की जाएंगी ताकि वो भय को फेस कर सके। आ रहा है बच्चों समझ में। इसके बाद फ्लडिंग में व्यक्ति को भय या चिंता उत्पन्न करने वाली परिस्थिति का सामना करने को विवश किया जाता है। मतलब मान लो किसी व्यक्ति को ऊंचाई से क्या लगता है, डर लगता है, तो उसको कहाँ, ऊपर जो मंजिल होती है उस पर खड़ा किया जाएगा और नीचे देखने के लिए विवश किया जाएगा। मतलब बार बार उस भय का सामना करवाया जाएगा ताकि कि वो उस भय से निजात पा सके। उदाहरण दे रखा है यहाँ। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ऊंचाई से डरता है तो उसे एक ऊंचे भवन की छत पर खड़े रहने के लिए विवश किया जा सकता है। मतलब उस भय का सामना करने के लिए कहा जाएगा ताकि कि वो उस भय से दूर हो सके। ठीक है बच्चों। तीसरा है व्यवस्थित निसंवेदीकरण में क्या होता है, व्यक्ति को दृश्यों और घटनाओं की एक श्रृंखला बनाने को कहा जाता है जो व्यक्ति को धीरे धीरे भय उत्पन्न करने वाली वस्तुओं और परिस्थिति की ओर ले जाती हैं। व्यक्ति को जिस परिस्थिति या जिस घटना से डर लगता है उस घटना तक पहुंचने के लिए धीरे धीरे श्रृंखला बनाते हैं और उसके बाद उस घटना तक पहुंचाया जाता है ताकि वो स्टेप बाय स्टेप उस घटना तक पहुंचे, उस घटना का सामना करे और उस घटना से निजात पा सके। ठीक है। इसमें होता है व्यवस्थित निसंवेदीकरण में। क्लासिकी अनुकूलन पर आधारित उपागमों के अतिरिक्त कुछ चिकित्साएं
क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर आधारित हैं, जिन्हें हम व्यवहार परिवर्तन कहा गया है। अभी जो हमने देखी थी सारे उपागम, वो किसके पर आधारित थे? वो आधारित है क्लासिकी अनुकूलन पर। अब हम जो देखेंगे वो किस पर आधारित है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर। ठीक है, तो अब उसमें हम देखते हैं क्रिया प्रसूत अनुकूलन में 3 चरण शामिल है। इसमें कैसे इलाज किया जाता है? पहला, अवांछित या कुसमायोजित व्यवहार की पहचान करना। सबसे पहले व्यक्ति कुसमायोजित है वो या फिर कोई अवांछित व्यवहार कर रहा है, उसकी सबसे पहले पहचान करना कि वो सबसे पहले कर क्या रहा है जो कि गलत है। ठीक है। दूसरा, कुसमायोजित व्यवहार को बनाए रखने वाले पुनर्बलकों की पहचान करना। फिर ये देखना कि वो कौन से सर्कमस्टेंसेस है या वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से व्यक्ति कुसमायोजित हो रहा है या फिर वो अवांछित व्यवहार कर रहा है, जो कि उसको व्यवहार करने को विवश कर रहे हैं, मतलब जिसे हम कहेंगे पुनर्बलक, तो उसकी पहचान करना। ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है कि पर्यावरण को इस प्रकार पुनः संरचित करना जिससे फिर से व्यवहार को पुनर्बलन न प्राप्त हो। तीसरा और इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि हमने पुनर्बलकों की पहचान कर ली, तो उस पुनर्बलक को रोकना ताकि व्यक्ति फिर से वैसा व्यवहार ना कर पाए, अर्थात उसके व्यवहार जो उसका पर्यावरण है व्यक्ति का, उसको इस प्रकार संरचित करना कि वो दोबारा वो व्यवहार ना कर पाए, उस पुनर्बलक को रोकना। तो ये 3 जो है वो क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर आधारित है। ठीक है। हाल के वर्षों में मनोचिकित्सक का एक सामाजिक अधिगम उपागम उभर कर आया है। एक सामाजिक अधिगम जो उपागम है वो भी आया है। यह प्रतिमान व्यक्तित्व के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रतिमान के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। जो व्यक्तित्व का जो व्यवहार है, इसके अलावा व्यक्ति के जो विचार हैं, मतलब व्यक्ति सोचता क्या है और वो व्यवहार क्या करता है, उन दोनों के बीच में कड़ी का काम करता है ये सामाजिक अधिगम उपागम। संज्ञानात्मक उपागमों की दृष्टि में मानसिक विकार अतार्किक विश्वासों या त्रुटिपूर्ण सोच के कारण उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर जो संज्ञानात्मक उपागम है उनका मानना यह है कि जो व्यक्ति के अंदर मानसिक विकार है वो किसकी वजह से होते हैं? या तो वो कुछ गलत सोच लेता है, ठीक है, या फिर उसको कुछ अविश्वास हो जाता है जो उसके मन में बैठ जाता है, उसकी वजह से उसमें मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। ठीक है। इसके बाद है मानवतावादी चिकित्सा। जो 4th है वो है मानवतावादी चिकित्सा। मानवतावादी दृष्टि से मनोवैज्ञानिक विकार बाह्य वातावरण द्वारा व्यक्तिगत विकास की दिशा में बढ़ने में बाधा उत्पन्न करने के कारण घटित होते हैं। मानवतावादी अर्थात मानव इंटरफेयर कर रहा है व्यक्ति के विकास में, जिससे उसको मनोविकार हो रहा है। मतलब हम देखते हैं कि आसपास के वातावरण में, आसपास में, पड़ोस में, हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि हमें आगे बढ़ने के लिए रोकते हैं और वो बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति क्या होता है? स्ट्रेस्ड होता है और उसे मनोविकार हो जाता है। तो ये यही कह रहा है कि विकास की दिशा में जो बाधा है वो जिसके कारण ये घटित होते हैं। हमारे आसपास के लोग अपनी अपेक्षाओं द्वारा हम पर दबाव डालते हैं और हमें वैसा स्वीकार नहीं करते जैसा कि हम हैं। हम जैसे हैं हम अच्छे हैं, यदि हमें ऐसा लगता है तब तो हम क्या करेंगे? अपना विकास कर पाएंगे। लेकिन यदि हम वैसा बनना चाहते हैं जैसा कि समाज हमें बनाना चाहता है, यदि समाज हमको जैसे हम हैं वैसा एक्सेप्ट नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे? ग्रसित हो जाएंगे मनोविकार से। ठीक है। तो यहाँ पर यही है, जैसे कि एक व्यक्ति है जिसकी हाइट कम है, वो नाटा है, और व्यक्ति यदि वो अपने मन में मान ले कि मैं हूँ जैसा अच्छा हूँ, मैं इसी हिसाब से अपनी प्रोग्रेस करूँगा, तब तो ठीक है। लेकिन यदि समाज के लोग तो उस पर हंसेंगे, उसका मजाक बनाएंगे या फिर और किसी चीज़ों की वजह से उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो इससे वो क्या हो जाएगा? अवसादग्रस्त हो जाएगा। तो यहाँ पर यही कहना है कि जो ये मानवतावादी मानव हैं जो आसपास के, वो क्या करते हैं? बाधा उत्पन्न करते हैं। आदर्श आत्म और यथार्थ आत्म में बहुत कम अंतर होता है। एक तो होता है आदर्श, एक होता है यथार्थ। आदर्श का मतलब ऐसा होना चाहिए, यथार्थ का मतलब एग्जैक्टली ये है। तो इन दोनों में भी क्या होता है? बहुत कम अंतर होता है। इससे हमारे कार्य करने में बहुत बड़ा सामंजस्य पैदा होता है, जिसे संसाधक तत्व कहते हैं। इन दोनों, जो यथार्थ है और जो आदर्श आत्म है, इससे क्या होता है? हमारे जो कार्य करने में सामंजस्य पैदा होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? संसाधक तत्व। इसके बाद है मानवतावादी चिकित्सा का उद्देश्य चिकित्सक द्वारा बिना शर्त के सकारात्मक सम्मान का वातावरण निर्माण करके रोगी को उसकी वास्तविक भावनाओं और आंतरिक आत्मा के संपर्क में आने का अवसर प्रदान करना है। जो मानवतावादी दृष्टिकोण है उसका कहना ही यही है कि जो व्यक्ति है वो जैसा है वैसा ठीक है, उस पर कोई चीज़ लादनी नहीं चाहिए, उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए जिससे कि उसको मनोविकार उत्पन्न हो। तो उसके आसपास ऐसा वातावरण उत्पन्न करना चाहिए जिससे कि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और आगे जा सके। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि उसके लिए सकारात्मक सम्मान का क्या होना चाहिए? वातावरण। जैसे रोगी की जो
अपनी जो भावनाएं हैं, आंतरिक जो भावनाएं हैं, आत्म है, उसको आगे बढ़ाने का उसको अवसर प्रदान हो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ये लेसन यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए थैंक यू।